आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आपको कमेंट में यह बताना है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है। सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है। जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल पर आप अगर नए हैं, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी को जो बेल आइकन है उसे बजाकर, ये जो बेल आइकन इस तरह का है उसे बजाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इसके कारण से सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है फटाफट से आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने दोस्त या और स्टडी ग्रुप में उसको शेयर भी जरूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन रोज की तरह ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। नए राज्यपाल जो बने हैं, जो 10 नए राज्यपाल बने हैं अलग अलग स्टेट के, तो उसके बारे में वीडियो, कल के वीडियो लोग देख लीजिएगा। आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। कंप्लीट डिटेल मैंने बताया है किनका ट्रांसफ़र कहाँ से हुआ है, नए राज्यपाल कौन कौन बने हैं। तो आपको कमेंट में यह बताना है कि झारखंड के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व प्राकृतिक दिवस संरक्षण दिवस, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 28 जुलाई को, 28 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसी के साथ ही 28 जुलाई को ही 28 जुलाई को ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करते हैं 28 जुलाई को ही, सेम 28 जुलाई। क्यों 28 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं हेपेटाइटिस डे? तो हेपेटाइटिस बी जो वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग ने की थी। और इनका ही जन्मदिन है 28 जुलाई को। और उसी की याद में हम लोग 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग, ये याद रखिएगा, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के खोज करता है। और हेपेटाइटिस बी हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है, किस अंग को प्रभावित करती है? हेपेटाइटिस बीमारी जो होती है तो लीवर को प्रभावित करती है। यकृत, यानी कि ये लीवर को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं। तो आपको कमेंट में यह बताना है हमारे शरीर का, आपको कमेंट में यह बताना है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है। सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? तो अगर हम लोग आंतरिक अंग की बात करें, यानी कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग, अंदर का अंग क्या है? तो लीवर है। यानी कि लीवर। और क्या क्वेश्चन किस तरह से बनता है? सबसे बड़े ग्रंथि यानी कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा? तो लीवर ही है। और सबसे बड़ा आंतरिक ठोस अंग कौन सा है? तो लीवर ही है। ये प्रश्न इस तरह से भी बनते हैं। तो आपको कमेंट में सबसे बड़ा बाहरी अंग बताना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओलंपिक शूटिंग मेडल। ओलंपिक शूटिंग मेडल में मेडल कौन कौन से मिले हैं? शूटिंग में कौन कौन से मिले हैं वो ओलंपिक में? इसका मतलब ये हो गया, ये हेडिंग का मतलब। तो सबसे पहले 2004 में मिले हैं। 2004 में राजवर्धन सिंह राठौर, सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया था। सिल्वर मेडल राजवर्धन सिंह राठौर। तो ध्यान रखिएगा, ओलंपिक में शूटिंग कैटेगरी में सबसे पहला मेडल किसने प्राप्त किया था? तो राजवर्धन सिंह राठौर। ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। 2004 में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। उसके बाद 2008 में अभिनव बिंद्रा, व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड मेडल, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। गोल्ड मेडल 2008 में। उसके बाद 2012 में विजय कुमार सिल्वर मेडल, विजय कुमार सिल्वर मेडल। और 2012 में ही गगन नारंग को कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक गगन नारंग ने प्राप्त किया था। ये ओलंपिक में देखिए पुरुष ही हैं अभी तक जो ओलंपिक के शूटिंग में पुरुष द्वारा ही कोई भी मेडल प्राप्त किया गया है। परंतु इस बार 2024 में, कल के वीडियो में भी हम लोग देखा था, 2024 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार किसी महिला ने शूटिंग में मेडल प्राप्त किया है भारत की ओर से। तो उनका नाम है मनु भाकर। हरियाणा की मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है शूटिंग कैटेगरी पेरिस ओलंपिक 2024 में। मनु भाकर, याद रखिएगा, मनु भाकर, मनु भास्कर नहीं, मनु भाकर हरियाणा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? तो हरियाणा की रहने वाली है।
तो एक बार हम लोग और भी लिस्ट देख लेते हैं कि ओलंपिक में महिलाओं का क्या रोल है, कौन कौन से महिलाएं और किस तरह का इन्होंने मेडल प्राप्त किया है। तो ओलंपिक में भारतीय महिलाओं का वर्चस्व किस तरह से है। तो सबसे पहला जो आया था भारतीय महिला के रूप में ओलंपिक मेडल भारत के लिए, तो सिडनी ओलंपिक 2000 में, सिडनी ओलंपिक 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक प्राप्त किया था रेसलिंग में, रेसलिंग फील्ड में, रेसलिंग में यानी कि कुश्ती में। दूसरा प्राप्त किया गया था 2012 में, यानी कि सीधे 12 साल बाद, ये लंदन ओलंपिक में, ये लंदन, ये है सिडनी। फर्स्ट वाला सिडनी है 2000 का, और 2012 लंदन में हुआ था। लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन कैटेगरी में कांस्य पदक, बैडमिंटन में कांस्य पदक इन्होंने, बैडमिंटन कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, कांस्य किसे कहते हैं, ब्रॉन्ज किसे कहते हैं, सिल्वर को रजत कहते हैं, रजत, ये भी ध्यान रखें, रजत पदक, और गोल्ड को स्वर्ण पदक, गोल्ड को हिंदी में स्वर्ण पदक कहते हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था साइना नेहवाल ने लंदन 2012 के बैडमिंटन में। और 2012 में ही मैरी कॉम मुक्केबाज में यानी कि बॉक्सिंग कैटेगरी में 2012 में मैरी कॉम ने प्राप्त किया था कांस्य पदक, इन्होंने भी कांस्य पदक प्राप्त किया था 2012 के लंदन ओलंपिक में ही। उसके बाद फिर 8 साल बाद सॉरी 4 साल बाद 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने भी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था, यानी कि कांस्य पदक प्राप्त किया था कुश्ती में, कुश्ती यानी कि रेसलिंग, सॉरी फर्स्ट जो बताया था मैंने वो मिस्टेक हो गया है, वेट लिफ्टिंग में 2000 में जो कर्णम मल्लेश्वरी जो प्राप्त की थी कांस्य पदक, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में प्राप्त किया था, वेट लिफ्टिंग में यानी भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में इन्होंने प्राप्त किया था कांस्य पदक 2000 में, 2000 सिडनी ओलंपिक में। और 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक प्राप्त किया, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है कुश्ती में, यानी कि रेसलिंग में इन्होंने प्राप्त किया। तो रेसलिंग का पहला मेडल है ये, पहला मेडल है ये साक्षी मलिक के द्वारा। 2016 में ही रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था बैडमिंटन में, सिल्वर मेडल बैडमिंटन में। 2016 में 2 मेडल प्राप्त हुए थे, ये भी ध्यान रखना है। 2012 में भी दो मेडल, 2000 में पहला मेडल स्टार्ट हुआ था 2000 ईस्वी से। तो याद रखिएगा, मैंने शुरू में गलती बता दिया था, कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक प्राप्त किया था वेट लिफ्टिंग में, मैंने वहाँ शायद रेसलिंग बोल दिया था, तो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इसे सुधार लीजिएगा। 2016 के बाद हमें मेडल प्राप्त होता है 2021 में, 2021 यानी कि 2020 का जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, 2020 का 2021 में हुआ था, वही है टोक्यो ओलंपिक, जापान के टोक्यो शहर में। पीवी सिंधु ने यहाँ भी मेडल प्राप्त किया था कांस्य पदक, यहाँ कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया था पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में। उसके बाद 2021 में ही, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज खाली आजा 2021 में ही सेकेंड मेडल प्राप्त हुआ था 2021 टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू द्वारा सिल्वर मेडल, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में ये दूसरा मेडल आ गया मीराबाई चानू के द्वारा। पहला मेडल कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा, महिला कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वेट लिफ्टिंग में दूसरा मेडल टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू द्वारा सिल्वर मेडल प्राप्त किया गया था। और 2021 में ही, फिर से 2021 में ही लवलीना बरगोहेन द्वारा कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया गया था बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग कैटेगरी में यानी कि मुक्केबाजी में दूसरा मेडल हो गया। पहला मेडल मैरी कॉम द्वारा 2012 में प्राप्त किया गया था कांस्य पदक, और लवलीना बोरगोहेन द्वारा भी कांस्य पदक ही प्राप्त किया गया। इस प्रकार से महिला द्वारा 2021 में 3 पदक प्राप्त किए गए थे महिलाओं द्वारा 2021 में सबसे ज़्यादा। अब स्टार्ट हो गया 2024 का 26 जुलाई से स्टार्ट हो गया पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में
पहला मेडल भारत को मिल गया है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग कैटेगरी में। शूटिंग कैटेगरी में किसने जीता है? तो मनु भाकर ने जीत लिया। शूटिंग कैटेगरी में जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं मनु भाकर। हरियाणा की रहने वाली हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। हरियाणा के झज्जर जिला से रहने वाली हैं, बिलोंग करती हैं ये। तो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में यह बताइएगा आप लोग। और लवलीना बरगोहेन किस स्टेट से बिलोंग करती हैं ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लवलीना बरगोहेन जिन्होंने 2021 में बॉक्सिंग कैटेगरी में यानी मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रामलला का स्मारक टिकट जारी किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। कहाँ जारी किया गया है? तो लाओस में जारी किया गया है। लाओस में जारी किया गया है। और लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री है। एकमात्र, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के यानी कि साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, यानी कि स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो ये लाओस है। और लाओस की राजधानी वियंतियाने है। और लाओस का जो मुद्रा है, करेंसी है, कीप है, उसे कीप कहते हैं। और रामलला का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। भगवान राम का जो रामलला मंदिर स्थापित हुआ अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में, फैजाबाद में, तो वहाँ जारी किया गया है। उस मूर्ति को रामलला की स्मारक के रूप में लाओस में जारी किया गया। इसके साथ ही महात्मा बुद्ध का भी स्मारक टिकट जारी किया गया है एस जयशंकर द्वारा लाओस में। लाओस में अभी आसियान यानी कि AS, यहाँ एस होगा, ASCAN, आसियान की बैठक चल रही है, उसी में इन्होंने यह जारी किया है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? A फॉर एसोसिएशन, पूरा बता देता हूं मैं, एक बार समझ लीजिएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कितने मेंबर है, यह प्रश्न भी बनता है। तो आसियान में 10 कंट्री मेंबर है, 10 हैं, 10 देशों का यह समूह है। अभी बैठक चल रही है लाओस में। लाओस की राजधानी मैंने बता दिया वियंतियाने है, उसकी मुद्रा कीप है। चलिए ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है लाओस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये बता लिख दिया मैंने यहाँ, अच्छा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, आसियान का ASEAN, आसियान का ये फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया है। चलिए वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और शेयर भी अपने स्टडी ग्रुप में फ्रेंड के साथ शेयर भी करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट कैपिटल रीजन, यानी कि राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। किस स्टेट द्वारा घोषित किया गया है? कौन से स्टेट द्वारा? तो उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना स्टेट कैपिटल रीजन घोषित कर दिया है, राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित किया है। इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं, यह प्रश्न ऐसा बनता है। तो 6 जिले हैं। 6 जिलों को राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि SCR, जिस तरह से NCR होता है नेशनल कैपिटल रीजन, तो उसी तरह से स्टेट कैपिटल रीजन घोषित कर दिया गया। ये राजधानी क्षेत्र है, राजधानी के कैटेगरी में आएंगे ये। राजधानी में जिस तरह से जो भी टैक्स वगैरह वसूला जाता है, उसके सभी जगह राजधानी का ही रूल लागू हो जाएगा यहाँ। तो इसके अंदर है 6 हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। इन 6 को शामिल कर दिया गया। नामों को ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसा बन सकता है कि इनमें से किसे शामिल नहीं किया गया है, इनमें से किसे शामिल किया गया है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। उत्तर प्रदेश के राज्य राजधानी क्षेत्र में ऑप्शन में जो दिया रहेगा 4, उनमें से कहा जाएगा कि इनमें से किसे शामिल नहीं किया गया है। तो इनमें से एक जो रहेगा एक्स्ट्रा रहेगा, इनमें से 3 जो ऑप्शन रहेगा इसमें से नाम रहेगा और एक जो है एक्स्ट्रा रहेगा, उसको सिलेक्ट करना। ये याद रहेगा तभी हम कर पाएंगे उसे। अगर प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा कर बन सकता है, तो इसे ध्यान रखना। 4 स्टेट को शामिल किया गया है राज्य राजधानी क्षेत्र में, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी।
चलिए, इंपॉर्टेंट जानकारी थी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम लोग। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2024 का बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर, 2024 का बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, महिला कैटेगरी और पुरुष कैटेगरी दोनों में। तो महिला कैटेगरी में है इंदुमती कथिरेसन, फीमेल कैटेगरी में है, इन्हें शामिल इन्हें चुना गया है, बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये उड़ीसा फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं, उड़ीसा फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं। ऐसे तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, ये तमिलनाडु की हैं। इंदुमती कथिरेसन उड़ीसा फुटबॉल क्लब के लिए खेलती है, इनको चुना गया है। तो इनका नाम ध्यान रखना है। और पुरुष कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में चुना गया है लालिया चूला चांगटेन, इनका नाम है। ये भारतीय हैं और ये मुंबई सिटी क्लब के लिए खेलते हैं, मुंबई सिटी क्लब के लिए खेलते हैं। ये लालिया चूला चांगटेन को 2024 का बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। 2023 में भी इनको चुना गया था, यानी कि लगातार इन्हें यह अवार्ड दूसरी बार मिला है, 2023 और 2024 में। 2023 में भी इनको चुना गया था। न्यूज़ देख लीजिए, अमर उजाला का है कि AIFFF माने यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा चांगते और इंदुमती को शीर्ष पुरस्कार मिला है। 2024 का बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द अवार्ड इंदुमती और चांगते को मिला है। हम लोगों ने जो वीडियो में बात की है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग बात करें, जब फुटबॉल की बात हुई है तो थोड़ा बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा, जो कि 23वां संस्करण होगा। 2026 का जो होगा 23वां संस्करण होगा। इसका आयोजन USA, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होगा। 3 देशों में, USA, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन होगा। 23वां संस्करण। 24वां संस्करण का आयोजन यानी कि 24th रैंक एडिशन का जो संस्करण का आयोजन होगा 2030 में। तो 2030 में फीफा वर्ल्ड कप, फीफा जो फेडरेशन क्लब है, यह अपना 100वां वर्ष, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर सेलिब्रेट करेगा। 100 साल हो जाएगा, यानी कि 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। फीफा की स्थापना 1930 में हुई थी। तो 2030 में 100 साल हो जाएगा। 1930 में जो पहला मैच हुआ था, कहाँ हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप का पहला टूर्नामेंट 1930 में उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में हुआ था। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का देश है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में हुआ था, दक्षिण अमेरिका का देश है यह। और उरुग्वे उस वर्ष, जिस वर्ष हुआ था 1930 में पहला मैच, उस वर्ष अपना संविधान शताब्दी मना रहा था, संविधान शताब्दी वर्ष मना रहा था। और 1930 में उरुग्वे विजेता टीम बनी थी। 1930 में पहला मैच फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो उरुग्वे ने जीता था। और उप विजेता बनी थी अर्जेंटीना उप विजेता टीम बनी थी। तो इस बार जो 2030 में आयोजन होगा, तो 2030 में 3 महादेशों, ध्यान रखिएगा, 2030 में 3 महादेशों के 6 देशों में आयोजन होगा। 3 कॉन्टिनेंट के 6 कंट्री में, 3 महादेश के 6 देशों में इसका आयोजन होगा। मैंने कहा 3 महादेशों के 6 देशों में इसका आयोजन होगा। कौन कौन से देश होंगे? मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन। ये हो गया मोरक्को, जो कि अफ्रीका महादेश का कंट्री है। पुर्तगाल और स्पेन यूरोप महादेश का कंट्री है। अर्जेंटीना, प्रागवे और उरुग्वे, इनमें ये जो है दक्षिण अमेरिका देश के कंट्री, अमेरिका महादेश के कंट्री हैं। दक्षिण अमेरिका महादेश के कंट्री है अर्जेंटीना, प्रागवे और उरुग्वे। जो 30 में यहाँ आयोजन होगा। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। न्यूज़ में सर्च करके लाया है, बहुत मेहनत से खोज कर लाया हूँ मैं। ये देख लीजिए, ये खोज कर मैंने लाया है इंटरनेट से, बाहर से कहीं मैंने नहीं लाया, ये इंटरनेट से ही आया हुआ है। तो ये देख लीजिए, यहाँ 2 लिखा हुआ है, परंतु यहाँ 3 हो जाएगा, बाय मिस्टेक है यह। 3 महादेशों के 3 देश प्रतियोगिता की मेजबानी करेंगे 3 देश। इसके बारे आगे मैं बताऊंगा। 6 देश मैंने कहा है, परंतु यहाँ 3 देश क्यों बता रहा हूँ, इसके बाद डिटेल आगे पता चलेगा आपको।
जिनमें से मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन मेजबान देश होंगे। इसके अतिरिक्त अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे फीफा विश्व कप की शताब्दी वर्षगांठ मनाएंगे। 100 वर्ष के अवसर पर यह आयोजित होगा। इसका मतलब अब देखिए, अब समझ में आएगा। उरुग्वे में पहला विश्व कप हुआ था, ये तो मैंने बता दिया 1930 में। जो पहला गेम होगा 2030 में, जो पहला मैच होगा, जो पहला गेम होगा, तो विशेष शताब्दी समारोह के साथ उरुग्वे में आयोजित होगा। उरुग्वे के मोंटेविडियो स्टेडियम में, एस्टोनिया स्टेडियम में आयोजित होगा। ये क्लियर हो गया। ये शताब्दी वर्ष इस तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। दूसरा मैच जो होगा अर्जेंटीना में आयोजित होगा, और तीसरा मैच जो होगा वो पैराग्वे में आयोजित होगा। उसके बाद के जो बाकी बचे हुए मैच हैं वो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में आयोजित होंगे। इस प्रकार से यह कैटेगरी है 2030 का जो आयोजन होगा। 2030 में शताब्दी 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे फीफा के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस तरह से। यानी कि जो असल मेजबानी है वो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन को मिला हुआ है, और 3 मैच इन 3 कंट्री में होंगे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे में। आशा करता हूँ डिटेल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग समझ लेते हैं अब 2034 का। 2030 का हम लोग समझ लिया कहाँ होगा, 3 महादेशों के 6 देशों में आयोजित होगा। 2034 का आयोजन होगा, 2034 का सऊदी अरब में आयोजन होगा। 2034 का सऊदी अरब में, जो कि 25वां एडिशन होगा, 25th रैंक का 25वां एडिशन होगा। और 10वां फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, इससे भी ध्यान रखिएगा, 10वां फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2027 में आयोजन हो रहा है, तो इसका आयोजन कहाँ होगा, ब्राज़ील में। फीफा वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप का अभी तक मैंने हम लोग जो बात कर रहे थे वो मेंस वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये 2027 में ये वुमेन्स वर्ल्ड कप का। मैंने जो बताया सभी 2026, 2030 और 2034 ये सभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप के बारे में मैंने जानकारी दी है। ये जो 2027 10वां एडिशन है वुमेन्स वर्ल्ड कप का, महिला वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप का, तो इसका आयोजन जो है ब्राज़ील में होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है, तो बांग्लादेश की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी जो है, इससे सटे हुए जो देश है उसका ये संगठन है, बिम्स्टेक उसका नाम रखा गया है। ये बिम्स्टेक का फोर्थ एडिशन की बैठक का आयोजन म्यांमार में किया गया है। म्यांमार में 24 का। तो जो म्यांमार की राजधानी क्या है, म्यांमार की राजधानी नैपिदो है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या मुख्यालय, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, तो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, है। आशा करता हूँ हम लोगों को सेशन पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा, और मिलते हैं फिर नई वीडियो में आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।